हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हम पढ़ने जा रहे हैं पाल वंश के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने कवर किया था गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में और राष्ट्रकूट वंश के बारे में। ये पाल वंश है। इसके आगे हम लोग कवर करेंगे। अभी हम लोग को सेन वंश कवर करना है, चौहान वंश कवर करना है, लोहार वंश कवर करना है। तो ये जो है कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही छोटे छोटे। मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 टॉपिक को एक साथ मिला के आपको पढ़ा दूं। तो अभी ये पाल वंश यहाँ पे सिर्फ अकेला है, ठीक है। आइए बात करते हैं पाल वंश का इतिहास के बारे में कि क्या इतिहास रहा है। सबसे पहला जो शासक मिलता है पाल वंश का, उसका नाम है गोपाल, ठीक है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। किसने की थी? तो एग्जाम आपके क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा गोपाल ने। शशांक का नाम आप लोगों ने सुना है ना। मैंने आपको बताया था शशांक के बारे में। वो ये शशांक वही इंसान है जिसके बारे में बोला था कि बड़ा ही बुरा राजा है। पर्सनली मैं इसको बुरा बोला था, किस लिए? क्योंकि इसने महात्मा बुद्ध जिस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे बोध गया में, उस पेड़ को कटवा करके गंगा में फेंकवा दिया था। वहाँ पर उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई थी। उस मूर्ति को तो साथ तोड़ फोड़ किया और बंगाल और बिहार में जितने भी स्तूप थे उन सारे बौद्ध स्तूपों को नष्ट कर दिया। तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए, किसी राजा का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। धर्म किसी व्यक्ति का होता है, राजा का धर्म नहीं होता है। क्योंकि राजा के दरबार कह लीजिए या पूरे के पूरे शासन में जहाँ तक उसका राज्य क्षेत्र होता है, उसमें सिर्फ किसी एक धर्म के व्यक्ति नहीं होते हैं। इसीलिए कभी अगर हम भारत की बात करते हैं या उत्तर प्रदेश की बात करते हैं या फिर किसी भी प्रदेश की बात करें, तो ये मानते हैं कि हमारा देश और हमारा राज्य दोनों ही धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मीन्स क्या कि राज्य का और देश का कोई धर्म नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोग निवास करते हैं, इसलिए हमें हर धर्म का आदर और सम्मान करना चाहिए। तो शशांक को मैंने पर्सनली बहुत बुरा कहा था, ये था भी बुरा, बोलने लायक है इसके बारे में बुरा। तो उसकी मृत्यु के पश्चात, जब शशांक की मृत्यु हो जाती है ना, उसके मृत्यु के पश्चात लगभग 1 शताब्दी तक बंगाल में अराजकता व अव्यवस्था का माहौल बना रहा, ठीक है। उसके मरने के लगभग 1 शताब्दी तक क्या रहा? पूरे के पूरे बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था या बना रहा। 8वीं शताब्दी के मध्य में अशांति और अव्यवस्था से ग्रसित इस बंगाल के नागरिकों ने कुछ सुधार चाहा। उस सुधार के दौरान उन्होंने गोपाल नाम के एक व्यक्ति को सुयोग्य सेना नायक अपना राजा बनाया, ठीक है। एक बढ़िया सेना नायक था ये और उसको अपना राजा बना दिया। किसने बनाया? देखिए ध्यान समझिए, लोकतंत्र जैसा माहौल दिख रहा है। बंगाल के नागरिकों ने स्वयं गोपाल को राजा बनाया, ठीक है। तो अगर नागरिकों के द्वारा किसी व्यक्ति को राजा बनाया जा रहा है तो एक बात याद रखिए कि उस व्यक्ति में जो है गुड़ कूट के भरा होगा, क्योंकि जनता ऐसे ही किसी को नहीं चुन लेती है, ठीक है। और उस समय की जनता वैसे ही अशांति और अव्यवस्था से ग्रसित थी, और अगर किसी को राजा बनाया मतलब वो सुयोग्य था। यहाँ कहा भी जा रहा है कि वो एक सुयोग्य सेना नायक था, ठीक है। तो ये बन गया राजा। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी, देखिए ध्यान समझिएगा, इसी वंश ने बौद्ध धर्म के विनाश के लिए कार्य किया। भाई पाल वंश नहीं था उस समय, लेकिन इसी वंश के राजा शशांक ने क्या किया है, पाल शासक था वो भी, तो उसी ने जो है बौद्ध धर्म का विनाश किया और आगे उसी वंश की स्थापना जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी के द्वारा की जा रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा गोपाल जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। 750 ईस्वी से लेकर 770 ईस्वी तक इसका जो है शासनकाल रहा है। तिब्बती लामा इतिहासकार तारानाथ के अनुसार, तारानाथ जो है तिब्बत के एक इतिहासकार है, बड़े ही प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। इन्होंने कुछ कहा है, क्या टिप्पणी किया, ध्यान सुनिएगा। कि इन्होंने कहा कि गोपाल ने ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना किया। कहाँ पे? ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना किया। तो बिल्कुल सही बात है ये। तो पूछता है कि ओदंतपुरी में मठ किसने बनवाया था? ध्यान दीजिएगा, गोपाल ने बनवाया था, और गोपाल पाल वंश का स्थापना किया था, वही स्थापक था, वो पहला शासक था। 18वीं शताब्दी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उसे मत्स्य न्याय कहा जाता था, ठीक है। उसे क्या बोला गया? जो अव्यवस्था फैली थी शशांक के मरने के बाद, जो भी अव्यवस्था दुर्व्यवस्था फैली थी, अराजकता का माहौल जो बना हुआ था बंगाल में, उसी को कहते थे मत्स्य न्याय।
इससे छुटकारा पाने के लिए सामान्य जनता ने गोपाल को राजा बनाया था। तो मैंने बात कह दिया है, उसी बात को दूसरे ढंग से यहाँ कहा जा रहा है। प्रकृति का मतलब यहाँ जनता से है, प्रकृति का मतलब यहाँ किससे है? जनता से, सामान्य जनता, सामान्य लोगों से है। अगला जो राजा बनता है, ध्यान दीजिएगा, धर्मपाल बनता है। गोपाल के बाद धर्मपाल। धर्मपाल ने एक उपाधि धारण की थी, परम सौगात। ये उपाधि उसको उत्साही बौद्ध होने के कारण मिली थी। उत्साही बौद्ध मतलब बौद्ध धर्म के लिए इसने बहुत उत्साह से काम किया, इसलिए उत्साही बौद्ध भी इसको कहा गया और परम सौगात की उपाधि भी इसने धारण की। ये गोपाल का पुत्र था, पिताजी भी बौद्धिस्ट थे और बेटा भी बौद्धिस्ट है। 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि सोढल ने धर्मपाल को उत्तरापथ का स्वामी की उपाधि दिया। धर्मपाल को क्या बोला कि उत्तरापथ के स्वामी हैं, ऐसा उपाधि दिया। किसने? 11वीं शताब्दी में गुजराती कवि सोढल ने, सोढल, ठीक है ना। और दीजिए, अब इसने एक दो नए काम किए हैं, जैसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो धर्मपाल। सोमपुर में विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है? तो धर्मपाल, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। उसके राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे, बहुत ही बड़े बौद्ध लेखक थे। तो याद रखिएगा, लेखकों का नाम कुछ आपको पर्टिकुलर याद रखना है। और हरिभद्र अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके राज्यसभा में रहते थे, तो वो आपको क्या उत्तर देना है? धर्मपाल के यहाँ रहते थे हरिभद्र। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब देखिए, ये जो धर्मपाल है ना, इसकी लड़ाई दो लोगों से हुई। उस समय चल रहा था गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासक, ठीक है। दोनों वंश, तीनों वंश देखिए एक साथ चल रहे थे। जो राष्ट्रकूट था ये दक्षिण भारत साइड चल रहा था। गुर्जर प्रतिहार मैंने आपको पढ़ाया, मैंने बताया गुर्जर जो थे वो गुजरात और राजस्थान के जाति के लोग थे, ठीक है, वहीं पे निवास करते थे। तो उधर का शासन गुर्जरों का था, नीचे से आपका राष्ट्रकूट, और इधर बंगाल के शासक थे पाल शासक। और तीनों की सीमाएं अगर मिलती थी कन्नौज में। अब कन्नौज जो है राजनीति का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था, पाटलिपुत्र का पतन हो चुका था, एक बड़े केंद्र के रूप में उभरा था। तो अक्सर करके इन तीनों में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार में हमने सुना था कि आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था वहाँ पे आपको कि गुर्जर प्रतिहार वंश के वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था, ठीक है। वत्सराज जो राजा था उसने धर्मपाल को पराजित किया था। और वत्सराज को किसने पराजित किया था? राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ध्रुव की लड़ाई किससे हुई है? धर्मपाल से भी हुई है। इन दोनों से जो है धर्मपाल पराजित हुआ है, यानी वत्सराज और ध्रुव दोनों शासकों से धर्मपाल की पराजय हुई है, ठीक है। आगे चलकर धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार किया, अपनी इज्जत पानी बचाने के लिए कन्नौज पर अधिकार किया और एक शानदार दरबार का आयोजन किया, जिसमें पंजाब और पूर्वी राजस्थान के अधीनस्थ राजा उपस्थित भी हुए थे। तो कन्नौज में बाद में अधिकार कर लेता है, लेकिन स्टार्टिंग में हारता है। धर्मपाल ने नालंदा बिहार को 200 गांव जो है अनुदान में दिया। तो ये भी आपको याद रखना है, धर्मपाल ने नालंदा बिहार को 200 गांव अनुदान में दिया। दोस्तों क्लियर आ रहा है वीडियो आपको? ओके, इसके बाद देखिए अगला जो शासक है वो है देवपाल। पहला था हमारा, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा शुरू में, सबसे पहले देखिए ये धर्मपाल था, इसके पहले जो हमने कवर किया ये गोपाल, धर्मपाल, दो शासक यहाँ देख लिए। और उसके पहले शशांक के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं देवपाल के बारे में। देवपाल भी परम सौगात की उपाधि धारण किया था। इसके पहले जो धर्मपाल था वो भी परम सौगात की उपाधि धारण किया था। देवपाल इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना गया है। सबसे शक्तिशाली कौन माना गया है? देवपाल। तो नाम से ही देवता है, देवता याद कर लिए देवपाल। एक स्तंभ लेख है दोस्तों, बादल स्तंभ लेख, नाम भी आपको अजीब लग रहा है ना, बादल स्तंभ लेख। बादल स्तंभ लेख क्या कहता है कि देवपाल ने उत्कलों की प्रजाति का सफाया किया। किस प्रजाति का? उत्कलों की प्रजाति का सफाया कर दिया, हूणों का घमंड खंडित कर दिया और द्रविड़ तथा गुर्जर शासकों के मिथ्या अभियानों को भी ध्वस्त कर दिया। मतलब जो एक मिथ्या बन गई थी कि गुर्जर शासक जो है बड़े खतरनाक होते हैं, जब चाहते हैं तब पाल शासक को हरा देते हैं, उनकी इस मिथ्या को भी खंडित कर दिया। तो देख रहे हैं, इसका मतलब जो है ये शक्तिशाली था, क्योंकि अगर शक्तिशाली नहीं होता तो उत्कलों का सामना करना, हूणों का सामना करना, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारतीय राजाओं का सामना करना, गुर्जर शासकों का सामना करना, इतने लोगों से लड़ाई मोल लेना, ये अपने आप में बड़ी बात थी। इसका मतलब है कि वो शक्तिशाली था। ओके, इसके बाद याद रखिएगा कि एक अरब यात्री था सुलेमान, ठीक है। अभी हम लोग अल मसूदी पढ़ते थे, इसके पहले तक अल मसूदी था वो बगदादी था, बगदाद से आया हुआ था, उसको भी अरब यात्री बोलते थे। लेकिन यहाँ जो अलग अरब यात्री है वो है सुलेमान। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को प्रतिहार और राष्ट्रकूट शासकों दोनों से अधिक शक्तिशाली माना है। इसका मतलब है कि प्रमाण भी मिल रहा है,
स्तंभ लेख जैसे प्रमाण भी कर रहे हैं, और यात्रियों के द्वारा भी जो किताबें लिखी गई हैं, भाई वो आज के ज़माने में तो है नहीं सुलेमान की बताएगा कौन मजबूत था कौन कमज़ोर था, तो कहीं ना कहीं उसने लिखा है अपनी यात्रा वृत्तांत को, और वहाँ ये बताया गया है कि ये जो है सबसे शक्तिशाली है। पाल शासकों को सुलेमान कहता था रूहमा। क्या बोलता था? पाल शासकों को सुलेमान क्या बुलाता था? रूहमा, रूहमा। देवपाल ने जावा और सुमात्रा, जावा सुमात्रा जानते हैं, इंडोनेशिया द्वीप समूह के छोटे छोटे देश हैं जावा और सुमात्रा, तो कह रहा देवपाल ने जावा तथा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक, एक वहाँ वंश चलता था शैलेंद्र वंशी शासक, बाल पुत्र देव द्वारा बनवाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए, मतलब उसकी रक्षा के लिए 5 गाँव का अनुदान दिया था। ठीक है, 5 गाँव का अनुदान दिया था। इसके पहले धर्मपाल ने नालंदा बिहार को 200 गाँव का अनुदान दिया था। नारायणपाल बड़ा अच्छा राजा, इसके बारे में एक लाइन खाली बोलूँगा, बहुत ही डिफरेंट है और लोगों से। देवपाल के उत्तराधिकारी विग्रहपाल, इसका उत्तराधिकारी कौन था? विग्रहपाल। लेकिन विग्रहपाल राजा नहीं बनता है, वो अपने पुत्र नारायणपाल को के पक्ष में सिंहासन छोड़ करके संन्यास ग्रहण कर लेता है। तो विग्रहपाल खुद राजा नहीं बना है, राजा कौन बना है? नारायणपाल बना है। ध्यान दीजिएगा कि नारायणपाल जो है वो शिव के सम्मान में 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया। कितने मंदिरों का निर्माण दोस्तों? 1000 मंदिरों का निर्माण करवाया। किसने? नारायण पाल ने। किसके सम्मान में? शिव के सम्मान में। और इसके पहले के जितने शासक थे हमने देखे कि वो बौद्धिस्ट थे। ओके, और ये क्या है? ये जो है आपके शैव धर्म से। महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम जो ये 5वां शासक है, महिपाल प्रथम ने पाल वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा दोनों में ज़बरदस्त वृद्धि किया। जो देवताल के समय जो थोड़ी सी कमजोरी आ गई थी, उस देवताल कर रहे हैं, जो थोड़ी सी कमजोरी आ गई थी नारायण पाल के समय में, उस कमजोरी को दूर किया। देवपाल तो भाई बढ़िया था, उसने तो इतने सारे चीज़ों को जीता, तो वो तो देवता के समान था, अच्छा था। बाकी इनकी बात करता हूँ, किसकी? जो अगला राजा आया विग्रहपाल का जो पुत्र था, संन्यास लेने के बाद विग्रहपाल ने संन्यास ले लिया और उसको सत्ता पे बैठा दिया, उनकी बात हो रही नारायणपाल की। तो उनके समय में शासन जो था वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया था, लेकिन उस शक्ति और उस प्रतिष्ठा, उस सम्मान को एक बार फिर से पुनर्जीवित कर दिया महिपाल प्रथम ने। महिपाल प्रथम के समय इसको दूसरा संस्थापक माना जाता है, इतना काम इतने अच्छे से किया, इसको दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसके काल में राजेंद्र चोल ने, राजेंद्र चोल मैंने बताया ना कि यही वो शासक था जिसने 1200 द्वीपों पर कब्जा किया हुआ था, चोल वंश का ज़बरदस्त शासक था। तो इसके काल में राजेंद्र चोल ने बंगाल पर आक्रमण किया और पाल शासक महिपाल को पराजित भी किया। तो पराजित तो होना ही था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं दक्षिण भारत में नौसैनिकों का, तो सबसे पहले नौसेना रखा था चोल वंशों ने। ठीक है, तो इनसे जीतना वैसे भी मुश्किल था, 1200 द्वीपों पर कब्जा है, तो ये तो छोटा मोटा शासन है, तो इन पे हालांकि कब्जा किया था। महिपाल के समय में जो पाल राज्य का विस्तार था वो मगध को छू गया था, मगध भी इनके अंडर में था, और दक्षिण बिहार का जितना भी छोटे मोटे राज्य थे वो सारे राज्य भी पाल वंश के अंडर में थे। महिपाल ने एक बौद्ध भिक्षु अतिश, जिसका नाम क्या है? अतिश के नेतृत्व में तिब्बत में एक धर्म प्रचारक मंडल भी भेजा प्रचार प्रसार के लिए। और हिंदू काव्य में दाय भाग का नाम सुना ना, एक किताब है दाय भाग के जन्मदाता थे जिमूत वाहन को पाल शासकों का ही संरक्षण प्राप्त था। ओके, महिपाल की मृत्यु के बाद पाल वंश की अवनति शुरू हो गई। इसके बाद आता है शासक 6ठे नंबर पे रामपाल। तारानाथ जो इतिहासकार हैं तिब्बत के, वो कहते हैं कि संध्याकर नंदी द्वारा रचित एक है रामपाल चरित की रचना किसने किया है? संध्याकर नंदी ने। उसमें बताया गया है कि जो नायक है रामपाल है वो इस वंश का अंतिम शासक है। और एक अच्छी चीज़ बताया गया रामपाल के बारे में, किसने? कैवर्तों का विद्रोह किया था। इसके शासन में कैवर्तों का विद्रोह हुआ था, इसने नहीं किया था, कैवर्तों का विद्रोह हुआ था इसके शासनकाल में, और इसका उल्लेख मिलता है रामपाल चरित में, जिसको लिखा है संध्याकर नंदी ने। इसका शासन आते आते ही पाल वंश अवनति की तरफ बढ़ चुका था, और फिर ये शासन जो है बंगाल से समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे फिर अगला शासन आएगा सेन वंश का। पाल वंश की जो विशिष्टता थी वो कुछ स्पेशल क्वालिटी जान लीजिए कि पाल वंश के जो कलाकार थे वो कांस की मूर्तियां बनाने में महारत हासिल किए हुए थे। मतलब सबसे बढ़िया मूर्तियां कांस की कौन बनाते थे? ये पाल शासक बनाते थे। तो आज भी जब हम दुर्गा पूजा होता है या फिर लक्ष्मी पूजा होता है, तो उसके दौरान जो मूर्तियों की आवश्यकता होती है, जब हम खरीदने जाते हैं तो वहाँ देखा करिए, वहाँ लिखा रहता है पाल, चाहे जो भी नाम, तो बी के पाल, ए के पाल, यस के पाल, तो जो भी होते हैं पाल। तो पाल शासक मूर्तियाँ बनाने में बड़ा ही माहिर होते हैं। तो
आज भी बंगाल का जो दुर्गा पूजा है वो बड़ा ही फेमस है। वो इसी वजह से फेमस है क्योंकि शुरू से ही पाल कलाकार क्या थे, महारत हासिल किए थे मूर्तियाँ बनाने में। सबसे बढ़िया मूर्तियाँ जो है पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो वो पश्चिम बंगाल में ही बनती हैं। बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म में की एक शाखा थी वज्रयान, ठीक है, उसका समर्थन करते थे पाल शासक। वज्रयान का, वज्रयान याद रखिएगा, हीनयान महायान नहीं, वज्रयान, ठीक है। इसके बाद हाथी इन लोगों का रखने का बड़ा शौक था। जैसे कुछ लोगों को घोड़ा रखने का शौक होता है तो इन लोगों को हाथी रखने का शौक था, ये ध्यान दीजिएगा। अच्छा, संत रक्षित और दीपंकर, ये दो बौद्ध विद्वान थे पाल शासकों के यहाँ, संत रक्षित और दीपंकर। ये दोनों बौद्ध विद्वान को पाल शासकों ने भेजा था तिब्बत की यात्रा पे, और तिब्बत से एक विद्वान आया था भारत की यात्रा पर जिसका नाम था धर्म स्वामी। हमारे यहाँ से तिब्बत कौन गया, संत रक्षित और दीपंकर, जबकि वहाँ से भारत कौन आया, धर्म स्वामी भारत आया। तो दोस्तों इसके बारे में बस इतना ही था पाल वंश के बारे में। अगला वंश हम लोग कवर करेंगे सेन वंश, चौहान वंश। तो थोड़ा सा आप मेरा साथ दीजिए, और ये एंशिएंट बिल्कुल समाप्त होने की कगार पे है और जल्दी ये समाप्त हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम पॉलिटी को शुरू करेंगे और हिंदी को थोड़ा सा कवर करेंगे, उसके बाद हम ज्योग्राफी पे हाथ लगाएंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, अगर वीडियो पे ऐड आता दोस्तों तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देखा करिए, ऐड को स्किप मत करिए। मैं बार बार आपसे एक ही विनम्र निवेदन करता हूँ, इतना मेहनत से सब कुछ बना रहा हूँ फिर भी आप हमारी बातों को टाल देते हो, अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखिए, ऐड को पूरा देखिए। और वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना मेहनत से बनाया जा रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को भी पूरा देखा करिए, आधे अधूरे वीडियो को मत छोड़िए। एक बार देखे रहेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी। और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए, जिन लोगों को ज़रूरत है। जैसे जो लोग कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो लोग भी पढ़ सकते हैं आराम से, घर बैठे आराम से पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। तो उनके लिए कम से कम आप इस चीज़ को शेयर करिए और थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।